हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर को हमने पढ़ने के लिए दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट डे में जो हम पढ़ेंगे इसका मोनेरा और प्रोटिस्टा का टॉपिक पढ़ेंगे, और सेकंड डे में जो हम पढ़ेंगे फंजाई, वायरस, वायरॉइड्स, ये डिटेल्स पढ़ेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले कुछ एक डिस्कस जो हम लोग करते थे चैप्टर में कि पैटर्न ऑफ स्टडी हम लोग बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पैटर्न ऑफ स्टडी पे। तो जैसे पैटर्न ऑफ स्टडी का मतलब क्या है, हम चैप्टर की कुछ डिटेल बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कितनी क्वेश्चंस इस चैप्टर से आ रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ इसमें 2 से 3 क्वेश्चंस। ओके, बट डिटेल्स ओवरलैपिंग है। कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन होते हैं जो हो सकता है हम इस चैप्टर से रिलेट कर सकें। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप मुझसे पूछेंगे, तो मैं ये मान रहा हूँ जो क्वेश्चंस रिसेंट ईयर में है उसी से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना बनाते हैं। तो हमें जो मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसमें सबसे पहले मोनरा का जो स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल मीजोजोम्स की डिटेल, और हम लोग बोलेंगे कि फ्लैजिला, पिलाई, फिम्ब्रियाई, इंक्लूजन बॉडीज, ये डिटेल हमें चाहिए मोनेरा का स्ट्रक्चर। उसके अलावा फंजाई में हम लोग रिप्रोडक्शन और एग्जाम्पल्स, इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाएंगे। और फंजाई के कुछ एग्जाम्पल्स जो उसकी बेसिकली रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, मीन्स उसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। और आवर प्रिडिक्शन, अगर हम बात करें इस टॉपिक पे कि हम क्या प्रिडिक्ट करते हैं, तो मेरे हिसाब से जो ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है, वो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। इसके अलावा इस चैप्टर में से आपको रिलेट करना है प्लांट किंगडम के साथ मोटाइल और नॉन मोटाइल के क्वेश्चन। तो मोटाइल, नॉन मोटाइल और पिगमेंट्स, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी इजीली बन जाते हैं इस चैप्टर से। और एक चीज आप और याद रखें कि इस चैप्टर में वो माइन्यूट डिटेल ना पूछ के एक ओवरव्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसपे हमें ज्यादा ध्यान रखना है। मैं उस तरह के क्वेश्चन आपको कराऊंगा भी लेक्चर में। अब कितना टाइम हमें चाहिए इस चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए, तो मेरा ये मानना है कि इस चैप्टर में कुछ एग्जांपल्स हैं, तो आपको अराउंड 3 to 4 आवर्स देने हैं इसको पूरा एनसीईआरटी की 2-3 रीडिंग के साथ। उसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा याद करना है तो वो एग्जांपल्स हैं हमारे पास फंजाई के, कुछ फंजाई के एग्जांपल्स आपको याद करने एक्स्ट्रा। उसके अलावा आप कुछ एग्जांपल ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, तो उसको लेके 3 से 4 आवर आपको एनसीईआरटी और नोट्स कवर करने के लिए, 1 आवर क्वेश्चन करने के लिए, और फिर हाफ एन आवर एक्स्ट्रा आप कुछ क्वेश्चंस और करना चाहते हैं उसके लिए। अब अगर हम लास्ट टाइम रिवीजन की बात करें, जो मोस्टली इस चैप्टर से हम लोग गलत कर सकते हैं, वो है हैबिटाट। तो आप कोशिश ये करें कि सबका हैबिटाट एक बार जरूर रिवाइज कर लें। अनदर जो आप मिस कर सकते हैं, दैट इज ईयर्स, जो हमारे पास बेसिकली वायरस में दे रखे हैं और वायरॉइड्स वाले टॉपिक में। तो वायरस और वायरॉइड के जो आपको ईयर्स जो हैं वो जरूर रिवाइज करने। ओके, ये तो हो गया, हमने जो बात करते हैं पैटर्न ऑफ स्टडी की। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक मोनेरा से, कि मोनेरा में हमें क्या डिटेल पढ़नी है, हमें क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम मोनेरा को डिफाइन करते हैं, तो एनसीईआरटी ने बोला भी है कि बैक्टीरिया जो है वो सोल मेंबर है मोनेरा का। तो बैक्टीरिया, जिसमें साइनो बैक्टीरिया भी इंक्लूड होगा हमारा और अदर बैक्टीरिया भी, तो बैक्टीरिया इज सोल मेंबर ऑफ मोनेरा, सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। तो इस तरह की बात बोल रहा है एनसीईआरटी। तो बेसिकली जो भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनको हम मोनेरा में ला रहे हैं, तो हमें इनकी डिटेल्स पढ़नी है। तो अगर हम इस टॉपिक में देखें, तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है कि मोनेरा मिलता कहाँ पर। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हैबिटाट की। तो अगर हम हैबिटाट को देखें मोनेरा के, तो काफी वाइड हैबिटाट है, मतलब वो सब जगह प्रेजेंट है। एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, काफी सारा उसका हैबिटाट है, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, काफी कुछ है। इसके अलावा जो हमारे अनयूजुअल हैबिटाट हैं, जिसके लिए एनसीईआरटी ने बोला है दैट अनयूजुअल हैबिटाट लाइक हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, इसके अलावा एनिमल्स की इंटेस्टाइन टाइप से, तो कुछ इस जगह भी हमारे पास जो मोनेरा है वो प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ अनयूजुअल हैबिटाट के लिए बात किया है। हमारा फोकस जो इस लेक्चर में रहेगा वो स्ट्रक्चर को लेके रहेगा। तो हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। ओके, मैं आपको एक डिटेल बता रहा हूँ कि जब भी हम पढ़ेंगे पैटर्न लेके पढ़ेंगे, पढ़ने का जो पैटर्न रहेगा वो ये रहेगा कि सबसे पहले हम हैबिटाट की बात करेंगे, फिर स्ट्रक्चर की, फिर हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की, रिप्रोडक्शन की, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो स्ट्रक्चर में जब हम बात करते हैं मोरेना में, तो हमें ये दिखता है कि दो तरह का स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर वो है जिसे हम कह रहे हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ओके,
एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का मतलब वो सेल कैसा दिखता है, तो मोस्टली मोनेरा सिंगल सेल का है। तो जब हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं इसकी, तो हमें क्या दिख रहा है कि शेप्स हैं अलग अलग। तो यहाँ पर हम बात करेंगे शेप्स की। ओके, तो शेप्स अगर हम देखें, ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स हमारे पास इस तरीके की शेप वाले मोनेरा को, बैक्टीरिया को हम कह रहे हैं कोकस। ओके, कोकस में भी काफी सारी फॉर्म्स होती हैं, जैसे अगर ये डबल है तो इसको डिप्लोकोकस कह रहे हैं, और पूरा चेन होगा तो उसको हम कह रहे हैं स्ट्रेप्टोकोकस। ओके, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, अगर पूरा बंच होगा तो इसे स्टेफाइलोकोकस कह रहे हैं, स्टेफाइलोकोकस। क्लियर? तो इस तरीके से हमने कुछ डिटेल हमने बात करनी है। क्यूब लाइक अगर ये बना देगा तो इसको हम सार्सिना कह रहे हैं। तो एक शेप हो गई कोकस। कोकस के बाद ऐसी शेप के लिए हम बात कर रहे हैं बेसिलस। ओके, ई कोलाई की हमारे पास बेसिलस शेप होती है, तो बेसिलस शेप हो गई। ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रेप्टोबैसिलस बना सकते हैं, चेन ऑफ बेसिलस को। उसके अलावा हमारे पास एक शेप है कॉमा शेप, जिसे हम कह रहे हैं विब्रियो। ओके, विब्रियो के बाद हमारे पास एक शेप है इस तरीके से, जिसे हम कह रहे हैं स्पीरिलम। ओके, तो ये शेप हैं। कुछ और शेप्स भी होते हैं, जैसे स्टॉक्ड बैक्टीरिया होता है हमारे पास, तो कुछ और भी शेप्स हैं। और इसके अलावा अगर हम कहते हैं शेप फिक्स नहीं है, तो जिनकी सेल वॉल होती है जैसे माइकोप्लाज्मा, उनकी शेप फिक्स नहीं होती, जिसे हम कहते हैं प्लीमॉर्फिक। ओके, तो हम जो फोकस करेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बाद, हम जो बात करते हैं सेल की डिटेल पे। अब ये टॉपिक मैं कहाँ से उठा रहा हूँ, ये उठा रहा हूँ सेल स्ट्रक्चर यूनिट, जो सेल का स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है, जहाँ पे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल की डिटेल गिवन है, मैं वहां से ले रहा हूँ इस टॉपिक को, और आपने एनसीईआरटी से वहीं से पढ़ना है इसे। तो सेल की डिटेल जो होगी उसमें हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। तो हम देख लेते हैं मोनेरा के स्ट्रक्चर की क्या डिटेल्स आपको याद रखनी है, उस पर जरूर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एक मोनेरा का एक सेल, एक प्रोकैरियोटिक सेल बना रहे हैं, तो ये हमने एक प्रोकैरियोटिक सेल बनाया है। इस प्रोकैरियोटिक सेल में 3 लेयर का हम लोग एनवलप कहते हैं इसे, आउटर एनवलप, या ये 3 लेयर का जो होता है इसको सेल एनवलप कहते हैं। इस 3 लेयर में सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है उसको हम जो सबसे आउटर हम लोग बोल रहे हैं, दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। तो सबसे बाहर वाली लेयर है, इसको हम कह रहे हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, उसके बाद हमारे पास है सेल वॉल, और सबसे अंदर हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हमने 3 लेयर का स्ट्रक्चर बनाया है, जिसे हम कह रहे हैं सेल एनवलप। इसे हम कह रहे हैं सेल एनवलप। ओके, तो सेल एनवलप में एनसीईआरटी से अब आपको याद रखना है कि दीज लेयर आर टाइटली बाउंड। ये एनसीईआरटी ने कहा है, ये लेयर्स आपस में टाइटली बाउंड है। ओके, तो सबसे पहले तो हमने ये 3 लेयर्स बना लिए हैं। इसके अलावा हमने ये देखना है कि इस पे और कौन से हैं। तो मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस करके एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया है कि मेम्ब्रेन से कुछ एक्सटेंशंस हैं। उसमें एक स्ट्रक्चर है हमारे पास जिसे हम कह रहे हैं फ्लैजिला। ओके, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, फ्लैजिला। तो फ्लैजिला सारे सेल में नहीं होगा, आपने जरूर याद रखना है कि साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होता। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आने की पूरी पूरी चांस है। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं मोटाइल। ओके, फ्लैजिला के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि फिम्ब्रियाई। ओके, तो फिम्ब्रियाई हैं, और थोड़े से बड़े साइज के होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पिलाई। पिलाई और फिम्ब्रियाई, ये हमारे पास 2 और मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस हैं। ओके, तो ये तो सरफेस के स्ट्रक्चर्स हो गए। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है इस तरीके से, इनफोल्डिंग को हम कहते हैं मीजोजोम्स। ओके, तो मीजोजोम्स प्रेजेंट होगा। तो अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो फर्स्ट ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड सेल वॉल, थर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फोर्थ अगर हम बात करें फ्लैजिला, फिफ्थ पिलाई, सिक्स्थ फिम्ब्रियाई, सेवंथ मीजोजोम्स। ओके, मीजोजोम्स के बाद अगर हम देखें हमारे पास एक न्यूक्लियोइड होगा, जो बेसिकली एक प्रोकैरियोटिक में सर्कुलर डीएनए है। इसके अलावा हमारे पास राइबोसोम्स हैं, और एक स्ट्रक्चर और हो सकता है जो कि जेनेटिक मटेरियल है हमारे पास, सॉरी जेनेटिक में हम कह रहे हैं कि डीएनए का बना हुआ है, दैट इज प्लाज्मिड। तो हमारे पास प्लाज्मिड भी हो सकता है। ओके, प्लाज्मिड के अलावा एक इंक्लूजन बॉडीज, मतलब स्टोरेज के लिए कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। तो थोड़ा इस डिटेल को, स्ट्रक्चर की डिटेल को हम जानते हैं, और बहुत ध्यान से पढ़ते हैं कि क्या हम इसमें बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने कहा कि जो सेल एनवलप है, सेल एनवलप में टाइटली बाउंड 3 लेयर हैं। टाइटली
बाउंड 3 लेयर हैं हमारे पास। उन टाइटली बाउंड में सबसे पहली लेयर जो है वो है ग्लाइकोकैलिक्स की। अब ग्लाइकोकैलिक्स केमिकली एक म्यूकोपॉलीसेक्राइड है। म्यूकोपॉलीसेक्राइड आप याद रखें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो म्यूकोपॉलीसेक्राइड है हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये दो तरीके का होता है, सेल के अंदर डिफरेंट सेल्स में इनका बेसिकली थिकनेस इसकी जो वेरी करती है, एक तो थिकनेस और ये कितना मीन्स थिकनेस है और कितना ये लूज है कि टाइट है, इस तरीके से वेरी करती है। तो ग्लाइकोकैलिक्स हमारे पास दो टाइप का है, एक हो सकता है लूज जिसे हम कहते हैं स्लाइम लेयर, ओके, और एक है हमारे पास टाइटली बाउंड जिसे हम बोलेंगे कैप्सूल। कैप्सूल हार्ड है, क्लियर, और लूज जो होगा तो उसे हम स्लाइम लेयर कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स। आफ्टर दैट ग्लाइकोकैलिक्स सेकंड लेयर इज हमारे पास सेल वॉल। अब आपने याद रखना है सेल वॉल जो बैक्टीरिया का है उसके लिए तीन टर्म्स हम यूज कर सकते हैं, किसका बना हुआ है उस पर बात कर लेते हैं। सेल वॉल जो है हमारे पास जो बना हुआ है मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन वर्ड जो है इसे आप समझेंगे ये कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन इसमें पेप्टाइड भी, चेन ऑफ अमीनो एसिड भी है। तो हम ये समझ रहे हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन का एक नाम और है जिसे हम कहते हैं म्यूरिन, या एक और नाम है म्यूकोपेप्टाइड। तो ये तीन नाम हो गए पेप्टाइडोग्लाइकेन के, ओके। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है वो एक्चुअल में क्या होता है कि नैग और नैम दो मॉडिफाइड शुगर्स हैं। एक नैग है, एक नैग है और एक मॉडिफाइड शुगर और है नैम। मैं मॉडिफाइड शुगर इसलिए कह रहा हूं कि ये बीटा डी ग्लूकोज, मैं रिपीट कर रहा हूं, बीटा डी ग्लूकोज की मॉडिफिकेशन से बनी है नैग और नैम। नैग की फुल फॉर्म है एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन, नैम की फुल फॉर्म है एन एसिटाइल म्यूरामरिक एसिड। तो नैग और नैम जो हमारे पास हैं, इन मॉडिफाइड शुगर्स की हम एक चेन बनाते हैं ऐसे, और इनके बीच में जो लिंकेज है वो है बीटा 1,4। इस चीज को आप याद रखें, काइटिन, हमारे पास सेलुलोज और पेप्टाइडोग्लाइकेन, इनके बीच में जो लिंकेज होती है वो बीटा 1,4 होती है। तो बीटा 1,4 लिंकेज है नैग और नैम के बीच में, जो मैं से चेन चेन बना रहा हूं यहाँ पर। अब इस नैम पर हमारे पास कुछ अमीनो एसिड्स की चेन होती है, ऐसे 4 अमीनो एसिड्स की ऐसे चेन होती है। इन 4 अमीनो एसिड की चेन के बीच में 5 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल का क्रॉस ब्रिज बनता है। मतलब यहाँ पे मैंने फोर्थ के साथ दिखा दिया है इसको, तो इसका थर्ड इसके फोर्थ के साथ मतलब एक एक लिंकेज बनाता है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास, ये नैग और नैम की चेन्स हैं, ओके। इसमें नैम पे से अमीनो एसिड ऐसे निकलेंगे, इस तरीके से चेन निकलेंगी, और उसकी क्रॉस लिंकिंग जो करेगा ये पेंटाग्लाइसिन करेगा। अब आपको याद ये रखना है कि एक एंटीबायोटिक होता है पेनिसिलिन, वो क्रॉस लिंकिंग प्रिवेंट करता है। तो जो पेनिसिलिन है वो क्रॉस लिंकिंग प्रिवेंट करेगा, ये क्रॉस लिंकिंग नहीं होने देगा पेनिसिलिन, ओके। पेनिसिलिन ये क्रॉस लिंकिंग नहीं होने देता, और ये बेसिकली सेल वॉल को इम्पैक्ट कर रहा है। और बीटा डी 1,4 लिंकेज तोड़ता है लाइसोजाइम, क्योंकि वो बैक्टीरिया की सेल वॉल डिसॉल्व करता है। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया सेल वॉल का। अब हमने क्या देखा है, एनसीईआरटी लिखती है कि ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल एनवलप, ओके। एनसीईआरटी बोल रही है ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल एनवलप, थिकनेस ऑफ सेल एनवलप, ओके। तो अगर हम देखें सेल एनवलप के बेस्ड पर, थिकनेस ऑफ बेसिस ऑफ सेल एनवलप, हमारे पास एनसीईआरटी कह रही है कि दो तरह के बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो हम ये समझेंगे कि दो है, एक है ग्राम पॉजिटिव, ओके। ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर थिक होती है, तो थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन है, इसीलिए वो ग्राम स्टेन जो हम डालते हैं, जैसे अगर एक सीक्वेंस होता है ग्राम स्टेनिंग का, पहले उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सेल लेंगे, सेल के अंदर हम लोग ग्राम स्टेन डालेंगे, उसके बाद हम उसकी वॉशिंग करते हैं एसीटोन और अल्कोहल से। अगर स्टेन लूज हो जाता है तो वो ग्राम नेगेटिव है, स्टेन रिटेन रहता है तो ग्राम पॉजिटिव है। तो थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर होती है, उसे हम ग्राम पॉजिटिव कह रहे हैं क्योंकि वो स्टेन रिटेन कर रहा है, ओके। स्टेन को रिटेन कर रहा है, तो आपने क्या करना है, स्टेन रिटेन कर रहा है तो उसको कह रहे हैं ग्राम पॉजिटिव। अब ग्राम पॉजिटिव के अगर एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो आपको करने हैं, सबसे पहले आप याद रखें, ग्रुप पढ़ेंगे हम इसका बेमोनेरा का, एक्टिनोमाइस्टीज। एक्टिनोमाइस्टीज में हमारे पास आ जाता है माइकोबैक्टीरियम, तो ये एक ग्राम पॉजिटिव है। स्ट्रेप्टोमाइसिस ये एक ग्राम पॉजिटिव है, और एक आपने नाम जरूर सुना हुआ है फ्रैंकिया, फ्रैंकिया भी ग्राम पॉजिटिव है।
इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस, ये भी हमारे पास ग्राम पॉजिटिव है, ये स्टेन रिटेन करता है। ग्राम नेगेटिव के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ग्राम नेगेटिव में जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, उसमें कौन कौन आ जाएगा? ग्राम नेगेटिव में हमारे पास ई कोलाई है, राइजोबियम है, ओके, राइजोबियम है, और आपका ई कोलाई राइजोबियम हो गया, और माइकोप्लाज्मा साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा साइनोबैक्टीरिया पूरा ग्रुप, ये भी ग्राम नेगेटिव में है। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल एनवलप एनसीईआरटी ने बोला है, पर मेनली इट इज बेस्ड ऑन पेप्टाइडोग्लाइकेन, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगर हम थर्ड लेयर की बात करें, जो हमने देखा है यहाँ पर सेल एनवलप में, फर्स्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड इज सेल वॉल, थर्ड अगर हम लेयर की बात करें, दैट थर्ड लेयर इज बेसिकली हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आप इस चीज को समझें, एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जिसमें ये कहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन, मतलब सिमिलर इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, सिमिलर इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपके पास ये बोला हुआ है सिमिलर है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फर्स्ट ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड ऑप्शन है राइबोसोम, ओके, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास डीएनए, और मान लीजिए फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, अगर हम देखें प्लाज्मिड। तो अगर मैं इस तरह के क्वेश्चन में देखूं आपको क्या मार्क करना है, तो डेफिनेटली आप देखिए, राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में 70s होता है हमारे पास, और यूकैरियोट्स में 80s होता है, डिफरेंस हो गया। डीएनए प्रोकैरियोट्स का सर्कुलर होगा एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, और यूकैरियोट्स में लीनियर डीएनए होता है, तो ये डिफरेंस हो गया। प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मिड होता है, जनरली यूकैरियोट्स में नहीं होता एक्सेप्ट ईस्ट। तो अगर आप देखें तो इसका जो आंसर है वो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन मार्क कर सकते हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया हमारे लिए। ओके, अब इसके बाद हम लोग बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो सेकंड इज जिसे हम सेल एक्सटेंशंस कह रहे हैं, उस सेल एक्सटेंशंस में हमारे पास ए फ्लैजिला, अगर आप देखें फ्लैजिला प्रोकैरियोट्स में है, तो उसमें तीन पार्ट होते हैं, एक है ये बेसल बॉडी, दिस इज hook, and another is filament. Okay, this is basal body, and this one is hook, and this is filament. अब एक चीज क्वेश्चन जो आएगा जिसमें आप कह सकते हैं कि फ्लैजिला प्रोकैरियोट्स में भी है पर यूकैरियोट्स में भी है, बट प्रोकैरियोट्स का फ्लैजिला जो है इट इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलीन प्रोटीन, याद रखें इसे। बट यूकैरियोटिक फ्लैजिला अगर है तो वो बना होता है ट्यूबुलिन का। तो यूकैरियोटिक फ्लैजिला is made up of ट्यूबुलिन प्रोटीन, जिसमें 9+2 ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब ये हम सेल वाले चैप्टर में देखेंगे 9+2 का क्या मतलब है, लेकिन यूकैरियोटिक फ्लैजिला अलग है प्रोकैरियोटिक से। तो आपने देखना है फ्लैजिला का जब भी क्वेश्चन आता है तो हम कहेंगे मोटाइल और नॉन मोटाइल, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल की हम बात कर सकते हैं। अब आप एक चीज समझें, हम कहेंगे अगर एक सिंगल फ्लैजिला है, ऐसे सिंगल फ्लैजिला है, तो इसे कहते हैं मोनोट्राइकस, क्लियर। अगर दोनों तरफ फ्लैजिला है तो इसे कहेंगे एम्फीट्राइकस। अगर इस तरीके से बंच ऑफ फ्लैजिला है तो हम कहते हैं लोफोट्राइकस। ओके, इस तरीके से हम जो बंच ऑफ फ्लैजिला के लिए लोफोट्राइकस, ये मेन आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि फ्लैजिला चारों तरफ है, उसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं सिफेलोट्राइकस, क्योंकि जैसे बंच एक है, सॉरी पेरीट्राइकस, इसके लिए हम बात कर रहे हैं पेरीट्राइकस। ये पेरीट्राइकस जो है वो ई कोलाई में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ई कोलाई फ्लैजिलेटेड है, मोटाइल है। अब ये वाला है, इसको हम सिफेलो कह रहे हैं, दोनों तरफ बंच होगा तो हमने इसको बोल दिया लोफोट्राइकस। तो कुछ फ्लैजिला को लेके बात हो गई, लेकिन जब भी याद रखें फ्लैजिला का जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसको रिलेट करना है किससे, मोटाइल और नॉन मोटाइल से। तो मोटाइल का मतलब फ्लैजिला है, और नॉन मोटाइल का मतलब फ्लैजिला एब्सेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फ्लैजिला प्रेजेंट और फ्लैजिला एब्सेंट, मोटाइल नॉन मोटाइल पे। तो आपने ये याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स में कौन नॉन मोटाइल है। उसमें बेस्ट एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया नॉन मोटाइल होता है। इसके अलावा हमारे पास माइकोप्लाज्मा, ये दोनों नॉन मोटाइल हैं, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया के दो एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं, नॉस्टोक और एनाबिना। तो क्वेश्चन मिक्स करके पूछता है नॉन मोटाइल में से कौन सा है। ओके, अगर मैं इस तरीके से क्वेश्चन देखूं, जैसे हमारे पास अगर हम प्लांट किंगडम में जाते हैं तो अगर क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मोटाइल, कौन इसमें से नॉन मोटाइल है,
अब अगर हम इस तरीके के क्वेश्चन में जा रहे हैं तो हम नॉन मोटाइल का मतलब हम लोग फ्लैजिला की बात करेंगे। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? फ्लैजिला की। जैसे सबसे पहले इसमें नॉस्टॉक लिखा हुआ है, तो नॉस्टॉक नॉन मोटाइल है। सेकंड में यहाँ पर फ्यूकस लिख देता हूँ, फ्यूकस ब्राउन एल्गी है, मोटाइल हो सकता है। थर्ड में लिख रहा हूँ स्पाइरोगैरा, स्पाइरोगैरा ग्रीन एल्गी है, तो उसमें जूस्पोर हो सकता है। उसके अलावा फोर्थ में लिख रहा हूँ एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो में भी जूस्पोर होता है, वो एक फंजाई है। तो नॉन मोटाइल में आप नॉस्टॉक खोजें या आप रेड एल्गी की एग्जांपल खोजिए जो नॉन मोटाइल का क्वेश्चन आता है। आफ्टर दैट फ्लैजिला, अगर हम सेक्स नेक्स्ट इसमें बात करें बी की, तो फ्लैजिला के बाद है पिलाई और फिम्ब्रियाई। अब पिलाई और फिम्ब्रियाई को आप थोड़ा सा कंपेयर करके बात कर लीजिए कि पिलाई क्या होता है, फिम्ब्रियाई क्या होता है। तो आपने समझना है, पिलाई के लिए शेप ट्यूबुलर दे रखी है एनसीईआरटी ने, और फिम्ब्रियाई के लिए ब्रेशल शेप। नंबर जो होता है वो पिलाई का कम होता है, इसका ज़्यादा नंबर होता है, मोर इन नंबर। और ये अटैचमेंट में हेल्प करता है, अटैचमेंट ऑन होस्ट, होस्ट एंड सबस्ट्रेटम। ओके, तो ये तो हो गया फिम्ब्रियाई के लिए। पिलाई जो है मेनली हमारे पास दो तरह की होती है, सोमैटिक और सेक्स पिलाई। तो बेसिकली ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, और ये कम होता है नंबर में। पिलाई जो होता है 4 5 ऐसे नंबर में होता है, तो ये हेल्प करता है कॉन्जुगेशन में। ओके, आफ्टर दैट पिलाई, फिम्ब्रियाई, फ्लैजिला। अगर हम अंदर जाते हैं सेल में, तो हमें एक सेल में इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखता है, इन फोल्डिंग है अंदर की तरफ, जिसे हम मीजोजोम कह रहे हैं। तो हम मीजोजोम जो देख रहे हैं इसमें, मीजोजोम कैसा है, सेल के अंदर इस तरीके से इनफोल्डिंग है। अब इनकी शेप होती है, ये इस तरीके से शेप्स होती हैं, जिनको हम कह रहे हैं इसे वेसिकल कह रहे हैं, अलग अलग शेप्स के स्ट्रक्चर हैं। इसे हम कह रहे हैं लैमिली, और इसे हम कह रहे हैं ट्यूब्यूल्स। तो शेप्स हैं हमारे पास, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं मीजोजोम्स। तो एनसीईआरटी ने इनकी अलग अलग शेप्स बताई हैं। मीजोजोम्स का जो काम है वो बेसिकली क्या है, क्योंकि आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है जहां पर रेस्पिरेशन कर सके, तो मीजोजोम का जो एक रोल है, इस पे एंजाइम लगे रहते हैं, तो ये हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। दूसरा ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में, और बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन में। ओके, इसमें हेल्प करता है। तीसरा, कोई चीज अगर बाहर रिलीज करनी है सेल को, तो जिसे हम कहते हैं सेल सिक्रीशन, कोई भी चीज बाहर फेंकनी है, ये उसमें हेल्प कर रहा है। इसके अलावा मीजोजोम जो हेल्प कर रहा होता है हमारे पास, उसमें हम लोग कुछ एंजाइम लगा देते हैं जिससे रेस्पिरेशन में हेल्प हो रही है। बेसिकली ये अटैच करता है न्यूक्लियोइड को। तो ये कुछ रोल है मीजोजोम के हमारे पास। उसके अलावा आपने देखना है कि मीजोजोम सेप्टल होता है, सेंट्रल होता है। सेप्टल वाले से मतलब आपका जो होगा वो बेसिकली न्यूक्लियोइड अटैच रहता है। आफ्टर दैट मीजोजोम, हमारे पास और जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कह रहे हैं न्यूक्लियोइड। अब आपने ये देखना है कि न्यूक्लियोइड बेसिकली क्या होता है। न्यूक्लियोइड इज नॉट लाइक कि न्यूक्लियस जैसा होगा। बेसिकली न्यूक्लियोइड क्या है, ये वो रीजन है जहां पर डीएनए ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है। अब आपने ये समझना है कि डीएनए जो न्यूक्लियस में नहीं है पर पूरी तरीके से खुला हुआ नहीं होता, वो 12th की एनसीईआरटी में मेंशन है। वो प्रोटीन, प्रोटीन के साथ, जो बेसिक प्रोटीन है उनके साथ लार्ज लूप्स की फॉर्म में होता है। ओके, लार्ज लूप, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में लिखा हुआ है कि वो लार्ज लूप्स की फॉर्म में होता है न्यूक्लियोइड। ओके, न्यूक्लियोइड में मेरे पास सिंगल सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है जिसे मैं सिंगल क्रोमोसोम कंसीडर करता हूँ। ओके, और इसी डीएनए को हम कहते हैं इसका जीनोमिक डीएनए। तो ये मेन डीएनए है, ये इसको हम जीनोमिक डीएनए कहते हैं। इस पे डेफिनेटली अपना एक ओरिजिन जरूर होता होगा। तो ये डिटेल हो गई मेरे पास न्यूक्लियोइड की। इसमें प्रोटीन्स नॉन हिस्टोन्स होती हैं। अगर आपको क्वेश्चन मिलता है और प्रोकैरियोटिक का ऑप्शन है जिसमें आप हिस्टोन मार्क कर रहे हैं, जैसे मैं अगर आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि किस प्रोकैरियोटिक सेल में आपको बताना है हिस्टोन प्रेजेंट हो सकता है, तो उसमें आप आर्की बैक्टीरिया खोज सकते हैं। आर्की बैक्टीरिया के अंदर हिस्टोन्स पॉसिबल हैं, तो आर्की बैक्टीरिया ऑप्शन में खोजिए अगर आपको हिस्टोन्स के लिए जाना है तो। ओके, ओके, नहीं तो प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन्स एब्सेंट होते हैं। हिस्टोन्स जो है वो यूकैरियोटिक सेल का फीचर है। इसके बाद हम लोग आफ्टर दैट, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो सब में नहीं होता,
जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है एक सर्कुलर डीएनए है, ओके, सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है। ये चार फीचर आपने याद रखने हैं, ये बायोटेक में भी हम बात कर सकते हैं। सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है, इस पर ओरिजिन होता है खुद का, तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो गया, और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब इट इज अदर देन जीनोमिक डीएनए। ओके, तो ये तो प्लाज्मिड का कुछ बेसिक हमने फीचर बता दिया। अब प्लाज्मिड की हमारे पास टाइप होती है, तो जब हम टाइप की बात करते हैं तो फर्स्ट टाइप जो है हमारे पास दैट इज टीआई प्लाज्मिड। अब ये टीआई प्लाज्मिड है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जो एग्रोबैक्टीरियम में होता है। एग्रोबैक्टीरियम हमने 12th में भी पढ़ना है इसको, जो बेसिकली एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है जो टोबैको प्लांट में ट्यूमर इंड्यूस करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, टीआई प्लाज्मिड लार्ज साइज का प्लाज्मिड होता है। उसके अलावा हमारे पास एक है कोल प्लाज्मिड। अब कोल प्लाज्मिड एक प्रोटीन बनाता है जिसे हम कहते हैं कोलिसीन। कोलिसीन जो होता है वो दूसरे बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। इसके अलावा आर प्लाज्मिड, जिसे हम यूज करते हैं बायोटेक में, तो ये रेजिस्टेंस देता है अगेंस्ट एंटीबायोटिक, तो प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक। इसी में से एक प्लाज्मिड लेके R65 या R1 प्लाज्मिड यूज करके हमने PBR 322 बनाया था एंटीबायोटिक। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लाज्मिड है डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। आपके पास बायोटेक चैप्टर में एक टर्म लिखी है बायोरेमिडिएशन। बायोरेमिडिएशन का मतलब है कि आप बायोलॉजिकली किसी पोल्यूशन को कम कर रहे हैं। तो डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड वो है जो ऑयल स्पिल्स तोड़ सकता है। तो एक बैक्टीरिया होता है हमारे पास स्यूडोमोनास प्यूटिडा, तो स्यूडोमोनास प्यूटिडा में ये प्लाज्मिड होता है जो ऑयल स्पिल्स को तोड़ता है। इसीलिए ये हमने आर्टिफिशियली बनाया था इस बैक्टीरिया को जिसमें ये प्लाज्मिड है, इसे हम सुपर बग भी कहते हैं। तो एक तरीके का प्लाज्मिड है जो हेल्प कर रहा है बेसिकली आपके इसको ऑयल स्पिल्स को तोड़ने के लिए। फिफ्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लाज्मिड, दैट इज एफ प्लाज्मिड। अब जो एफ प्लाज्मिड है वो हेल्प कर रहा है बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो वो बैक्टीरिया के अंदर कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। तो ये हो गया हमारे पास प्लाज्मिड की डिटेल। इसके अलावा हमारे पास जो प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, दैट इज राइबोसोम। अगर हम आगे बात करें और क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स क्या है हमारे पास, प्रोकैरियोटिक में 70s राइबोसोम होता है और वो mRNA के ऊपर लगकर इकट्ठे प्रोटीन बना रहे होते हैं। तो दो सब यूनिट्स होती हैं हमारे पास, ओके, ये 30s है और ये 50s है। तो ये लग के ऐसे प्रोटीन बना रहे होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉलीजोम्स या पॉलीराइबोसोम। तो mRNA जो होता है प्रोकैरियोट्स में अनस्टेबल होता है, तो राइबोसोम बहुत सारे लग के उसके ऊपर प्रोटीन बना रहे होते हैं जिसे हम पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं। आपने याद रखना है कि 30s जो है हमारे पास और 50s सब यूनिट है, इसमें 23s का rRNA होता है प्लस 5s का rRNA है, ओके, और 30s में 16s rRNA है। और ये आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में मिल जाएगा कि 16s rRNA यूज किया हुआ है सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन बनाने के लिए कार्ल वूस ने, तो इसको फाइलोजेनेटिक स्टडी में यूज किया है। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइलोजेनेटिक स्टडीज में इसको हमने यूज किया है। आफ्टर दैट राइबोसोम हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज इंक्लूजन बॉडी। अब आप एक चीज समझिए, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। उनमें कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है तो हमने क्या करना है, चीजों को अगर स्टोर करना है, स्टोर कैसे करेंगे, विदाउट मेम्ब्रेन। तो किस फॉर्म में, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में। तो ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम इंक्लूजन बॉडी कह रहे हैं। मेन रोल स्टोरेज का है, ओके। इनमें से कुछ में मेम्ब्रेन होती है बट इट इज नॉट लिपिड बाइलेयर। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की बनी है वो नहीं प्रेजेंट होती। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है अगर हम देखें ध्यान से, तो इसमें जैसे सल्फर ग्रेन्यूल है, सल्फर ग्रेन्यूल है, क्लियर। हमारे पास एक कार्बोक्सीजोम होता है, इट इज ये इसके अंदर रुबिस्को एंजाइम होता है, ये साइनोबैक्टीरिया में होता है, क्लियर। और एक होता है पीएचबी पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ऑयल स्टोरेज के लिए। तो ये कुछ स्टोरेज के लिए हमारे पास नाम है, जैसे हम कहेंगे वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल, ये फास्फोरस स्टोर करता है, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल। इसके अलावा ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, ये सारी इंक्लूजन बॉडीज हैं जो बेसिकली स्टोरेज के लिए हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंक्लूजन बॉडी है जिन्हें हम गैस वैक्यूल कहते हैं।
अब गैस वैक्यूल बॉयंसी प्रोवाइड करता है, ये किसके किसके अंदर है? एनसीईआरटी ने बताया है इट इज इन साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया मींस नॉस्टॉक और एनाबिना। इसके अलावा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होता है जो कीमोसिंथेटिक है, और पर्पल सल्फर में। तो ये जो प्रेजेंट है ये हमने बताया कहाँ प्रेजेंट, और एनसीईआरटी ने मेंशन भी किया है। तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से कौन सी इंक्लूजन बॉडीज नहीं है, तो उसमें ऑप्शन में था राइबोसोम, बाकी सल्फर ग्रेन्यूल, ये सब स्टोरेज हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के। तो हमने डिस्कस कर लिया प्रोकैरियोटिक सेल, और ये आपने चैप्टर सेल वाले से इसको डिस्कस करना है और वहीं से इसको आपने पढ़ना है।